am going to continue the chapter French Revolution. In last video, I taught you introduction of the French Revolution, and I told you in last video that in next video I will teach you about French society during the late 18th century. तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे फ्रेंच सोसाइटी के बारे में लेट 18th सेंचुरी। पहले इसमें समझना होगा 18th सेंचुरी क्या है। 18th सेंचुरी होता है 1701 से लेकर के 1799 तक। तो इसमें हम जानेंगे फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी 18th सेंचुरी में। तो उस समय बात करेंगे हम कि जो द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। तो उस समय का जो सोसाइटी था 18th सेंचुरी का, या ओल्ड रिजाइम की सोसाइटी जो कहेंगे, या राजतंत्र के टाइम की जो सोसाइटी थी फ्रांस में, उस समय सामंत लोगों का बोलबाला था। सामंत लोग यानी कि बहुत बड़े बड़े जो जमीन के ओनर थे, जो लैंड ओनर थे, वो सामंत की तरह थे। और वो क्या करते थे, अपना जमीन वो छोटे छोटे किसानों को रेंट पे देते थे काम करने के लिए, खेती करने के लिए, और उनसे रेंट वसूल करते थे। तो ये सामंती व्यवस्था थी। तो 18th सेंचुरी की व्यवस्था इसी तरह की थी। सोसाइटी में सामंत लोगों का बोलबाला था। अब हम देखेंगे कि वहाँ के राजा लुइस 1774 में लुइस 16 जो थे, जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, बर्बन डायनेस्टी के थे, वो 20 ईयर्स के ही थे। वो 20 साल के एज में ही वहाँ की गद्दी पर बैठे। उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से। हम आगे भी इसके बारे में और चर्चा करेंगे, मैरी एंटोनिएट के बारे में। लेकिन अभी बस इतना ही जानिए कि लुइस 16 जो थे वो गद्दी पे बैठे, फ्रांस की गद्दी पर, और उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी वो मैरी एंटोनिएट से। और जब वो गद्दी पर बैठे तो उनका उम्र सिर्फ 20 वर्ष था, और वो जो सरकारी खजाना था उनको खाली मिला। जब वो गद्दी पे बैठे तो उस समय सरकारी खजाना जो था, ट्रेजरी जो था, एम्प्टी था। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में भी आता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाई द ट्रेजरी वाज एम्प्टी इन 18th सेंचुरी व्हेन द किंग वाज ऑन थ्रोन, लुइस 16। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस इतना ही जानिए कि उस समय ट्रेजरी जो था वो एम्प्टी था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोसाइटी के बारे में, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। तो हम जाने कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट जो था उसमें बिलोंग करते थे क्लर्जी। क्लर्जी कौन होते थे? क्लर्जी जो होते थे जो चर्च में बड़े बड़े पोस्ट पे होते थे, जैसे इसमें प्रीस्ट आ सकते हैं, और चर्च में जो बड़े बड़े ओहदों पे होते थे, चर्च को की देख रेख करते थे, या चर्च को किस तरह से चलाना है वो संभालते थे, वो थे। तो वो बिलोंग करते थे क्लर्जी ग्रुप में, और ये फर्स्ट स्टेट माना जाता था फ्रांस में। सेकेंड स्टेट जो था फ्रांस का वो था नोबिलिटी का, नोबल्स लोगों का, जिसमें हम कह सकते हैं कि वैसे लोग थे जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, राजा की फैमिली से बिलोंग करते थे, या फिर फ्यूडल्स, मीन्स उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी जिसको वो छोटे छोटे किसानों से जिस पर खेती करवाते थे। तो इसमें नोबिलिटी में, नोबल्स में आएंगे फ्यूडल्स, और रिलेटिव जो हो गए राजा के या राज दरबार के जो बड़े बड़े लोग हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, वो लोग। थर्ड स्टेट जो है, थर्ड स्टेट में बिलोंग करते 3 तरह के लोग। एक वो हो गए जो जिनके पास कुछ पैसे, जो रिच हैं, बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, जो दरबार के ऑफिस के वर्कर्स हैं या काम करते हैं, लॉयर्स हो गए, वकील हो गए। तो ये लोग क्या थे, ये सर्विस में थे, बिजनेसमैन अपने ट्रेड से अर्न करते थे, और जो दरबार में काम करते थे उनकी सैलरी होती होगी, और लॉयर्स वकील भी कमाई करते हैं। तो ये रिच लोगों की कैटेगरी थी जो थर्ड स्टेट में आती थी। बहुत रिच नहीं कहेंगे, ये नोबल और क्लर्जी से नीचे ही आएंगे, लेकिन ये रिच थे, इनके पास पैसे थे और पढ़े लिखे लोग थे। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी जो हुआ थर्ड स्टेट का, वो हुआ पीजेंट्स एंड आर्टिसंस का, किसान का और आर्टिसन शिल्पकार जो होते हैं उन लोगों का था। तो ये लोग इनसे कुछ गरीब थे। और थर्ड कैटेगरी जो हो गई थर्ड स्टेट में, वो हो गया स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेड, लेबर्स, सर्वेंट्स। तो छोटे छोटे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, या लैंडलेस लेबर हो गए जो दूसरों की जमीन पे जाकर मजदूरी का काम करते हैं, सर्वेंट दूसरों घरों में जो नौकर का काम करते हैं। तो ये था ग्रुप थर्ड स्टेट का। थर्ड स्टेट को अच्छे से समझना है। इसमें कौन कौन से लोग हैं? बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स है, लॉयर्स हैं, सर्विसमैन भी हैं, पीजेंट्स भी हैं, आर्टिसंस भी हैं, वैसे भी किसान हैं जिनके पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन है, और वैसे भी किसान हैं जो लैंडलेस है। तो ये है थर्ड स्टेट।
यहाँ पे ये जानना जरूरी हुआ कि पीजेंट्स जो थे, थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, वो 90% पॉपुलेशन फ्रांस का कवर करते थे। 90% पॉपुलेशन जो थी वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी, और 10% जो हो गया वो क्लर्जी और नोबल्स होते थे जो बहुत रिच होते थे। और इसमें हम जाने कि 90% जो पॉपुलेशन थी पीजेंट्स की, उनके पास उसमें 90% पॉपुलेशन है थर्ड स्टेट के लोगों का, लेकिन उसमें बहुत कम किसान थे ऐसे जिनके पास अपनी जमीन थी जिस पर वो खेती कर सके। 60% of land was owned by nobles, the church and other richer members of third state। ध्यान दीजिए, अब क्या बोले अभी कि 90% पॉपुलेशन थी थर्ड स्टेट की, और उसमें बहुत कम नंबर में ऐसे किसान थे जिनके पास अपनी जमीन थी। तो वो, अब बात करेंगे 60% लैंड, फ्रांस का, पूरे फ्रांस का 60% लैंड जो था वो बिलोंग करता था नोबल्स से और चर्च से, यानी कि नोबल्स और क्लर्जी के पास वो जमीन थी, और बाकी जो बचा कुचा था वो थर्ड स्टेट के जो रिचर मेंबर्स थे, जो ऊपर हम लोग पढ़े, बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, मर्चेंट्स एक्सेट्रा। तो ये लोग जो थे थोड़े रिच थे, इनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, बाकी सारी जमीन नोबल्स और क्लर्जी या चर्च के अंडर में थी। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि थर्ड स्टेट की हालत कितनी खराब थी। फिर नोबल्स एंड क्लर्जी एंजॉयड प्रिविलेज बाय बर्थ। अब देखिए, नोबल्स और क्लर्जी जो थे वो बाय बर्थ प्रिविलेजेस उनको मिल जाते थे, क्योंकि उन्होंने बस जन्म लिया, उनको बहुत सारी फैसिलिटी मिल गई। सबसे बड़ी फैसिलिटी ये थी कि उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, वो सारे टैक्स से एग्जम्प्ट किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, यानी कि स्टेट को कोई भी टैक्स वो पे नहीं करते थे, जबकि सबसे ज्यादा रिच फ्रांस में वही थे, नोबल्स और क्लर्जी ही थे। इसके बाद ये तो हो गया, बाय बर्थ उनको प्रिविलेज मिल गया। इसके बाद दे फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज। नोबल जो थे आगे जाकर फ्यूडल प्रिविलेज भी उनको मिल गया। फ्यूडल प्रिविलेज क्या हुआ, यानी कि बहुत बड़ी जमीन है उनके पास, जमीन के ओनर है वो, और उस पे छोटे छोटे किसान को खेती करने के लिए खेती करवाते हैं और उसके बदले उनसे रेंट लेते हैं। तो हो सकता है कि किसान पे करते हो रेंट या ना पे करते हो, तो फ्यूडल ड्यूज जो होता था उसकी फैसिलिटी उनको थी, उससे बहुत उनको फायदा होता था। वो क्या करते थे, पहले तो बाई बर्थ उनको प्रिविलेज मिल गया, नोबल्स को, क्लर्जी को भी मिला। उसके बाद जो है नोबल्स जो है वो फ्यूडल प्रिविलेज भी, फ्यूडल सिस्टम का भी फायदा उठाते थे। वो क्या है, जैसे फ्यूडल ड्यूज हो गया, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे किसान हैं जो रेंट पे नहीं कर पाए या तो ड्यूज रह गया, इसके बदले वो पीजेंट्स को क्या करते थे, कई तरह के काम करवाते थे पीजेंट्स अपने घरों में, अपने जमीनों पर, और उसके अलावा कभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं तो वहां पे भी उनको भेज देते थे, आर्मी में भी उनको सर्विस देनी पड़ती थी। तो ये दे वर ऑब्लाइज्ड, peasants were obliged to render these type of services because they were belonging to feudal dues, because dues they have not paid, that's why nobles were getting privilege of feudal system also। so आप लोग समझ गए होंगे कि नोबल्स को कितने प्रिविलेज मिल गए। एक तो बाय बर्थ मिल गया, पहले से ही अमीर फैमिली में उनका जन्म हुआ, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है, टैक्स पे करने का कोई झंझट नहीं है। दूसरा, उनको फ्यूडल ड्यूज से भी काफी फायदा होता था, और जो किसान होते थे जिनका ड्यूज रहता था वो इनको भगवान मानते थे और जिस तरह से चाहते थे उनको यूज करते थे ये। उसके बाद हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइथ और टाइल। दो तरह के टैक्सेस लगते थे जो थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़ता था ऑब्वियसली, क्योंकि नोबल्स और क्लर्जी तो पहले से ही सारे टैक्स से उनको छूट मिली हुई थी। चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइथ जो है एक तरह का टैक्स था जो चर्च वसूल करती थी किसानों से। तो टोटल प्रोडक्शन जो होता था किसानों का, उसका 1/10 पार्ट चर्च वसूल कर लेती थी किसानों से, और इसी टैक्स को कहते थे टाइथ। तो दे चर्च these taxes were called tithes, which were taken by church from the peasants 1/10 of agriculture produce। जितना भी जैसे 100 क्विंटल प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो उसका 1/10 पार्ट वो मिल गया किसको, चर्च को, उनको देना ही है। उसके बाद दूसरा टैक्स होता था टाइप, ये डायरेक्ट टैक्स होता था। ये जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था किसानों से और थर्ड स्टेट के लोगों से ही, जो स्टेट को पे करना पड़ता था, मीन्स स्टेट को ये लोग पे कर देते थे डायरेक्ट टैक्स के रूप में, मीन्स ये टैक्स लिया ही जाना था थर्ड स्टेट के लोगों से। उसके बाद भी नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन एवरीडे कंजम्पशन, इसके अलावा जो डेली लाइफ के जो कंजम्पशन होते हैं, जैसे नमक हो गया, टोबैको हो गया, और भी डेली लाइफ की जरूरी चीजें हो गई, ये जो कंज्यूम करते थे लोग,
थर्ड स्टेट के लोग, उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे और इनको पे करना ही पड़ता था जब वो खरीदते थे उन सामानों को। तो आज हम लोग जाने, आज के क्लास में हम लोग जाने कि फ्रेंच सोसाइटी जो थी 3 स्टेट में बटी हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेट में नोबल क्लर्जी थे, सेकंड में नोबल्स, और थर्ड स्टेट में जो थे 3 कैटेगरी में थे, कुछ रिच लोग थे, कुछ पीजेंट्स थे जिनके पास अपनी जमीन थी, और उसके बाद जो कैटेगरी थी स्मॉल पीजेंट्स की, लैंडलेस लेबर की और सर्वेंट्स की। और हम लोग ये भी जाने कि 60% जो लैंड था वो नोबल्स और चर्च के पास ही था। और इसमें यही बताएं कि लुईस 16 जो राजा बना और उसको खजाना खाली मिला, तो खजाना क्यों खाली था इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वेट फॉर दैट वीडियो। थैंक यू।